जब आपने पहली बार आपके दिमाग में आया कि एमएलए की जब आपको सीट मिली थी, तब आपका रिएक्शन क्या था? नहीं, मुझे तो सीट मिली, मैं इसी से आश्चर्यचकित था कि मेरे जैसे व्यक्ति को टिकट कैसे दे दिया। हाँ। हमारे दल में जो नेतृत्व है हमारा, केवल हमारा दल एक ऐसा दल है कि एक चाय बेचने वाले देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, एक पोस्टर लगाने वाले तो देश के गृह मंत्री हो सकते हैं, एक बहुत साधारण से गांव से निकल करके शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति देश के रक्षा मंत्री हो सकते हैं। ये हमारे ही दल में हो सकता है। और इतना ही नहीं, एक मठ के संत उत्तर प्रदेश के एक स्ट्रॉन्ग मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उनको बनाया जा सकता है। ये केवल हमारे ही दल में संभव है। और मैंने तो टिकट में सोचा भी नहीं था। मैं तमाम विधायकों को लड़ाया, तमाम सांसदों को, तमाम मेयर, तमाम सभासद, मैं 22 साल लगातार पदाधिकारी रहा और हर अध्यक्ष ने मुझे मेरे ऊपर विश्वास किया। उसके कारण से सारी गतिविधियां पार्टी की लगभग अध्यक्षों के विश्वास के कारण से मैं ऑपरेट करता था, तन मन धन से करता था। तो उसके कारण से तमाम लोगों को लड़ाने का अवसर मिला। आज जो विधानसभाओं का परिसीमन है, माननीय कल्याण सिंह जी हमारे उस समय परिसीमन के प्रदेश के प्रमुख थे और कानपुर का प्रमुख हमारे अध्यक्ष थे राकेश सोनकर जी, उन्होंने मुझे बनाया। परिसीमन भी मेरे द्वारा किया हुआ, और मतलब किया नहीं, यूँ कहें अपने विधायकों से पूछ करके और जो भी उसमें आम राय जनता की जोड़ करके तब ये परिसीमन बना के प्रस्ताव मैंने भेजा था। तो ऐसा केवल हमारे दल में हो सकता है, ये पार्टी ने साबित किया। मैं तो अध्यक्ष के नाते संगठन का कार्यकर्ता, मैं तो बहुत ही साधारण वे में अपना काम कर रहा था और मुझे विश्वास ही नहीं कि जब टीवी चैनल पर चला मेरा नाम तो मैं चौंका। मुझे तो 2 बार पलट के देखना पड़ा कि क्या मेरा ही नाम है, क्या मुझे ही टिकट मिला है। मतलब आश्चर्यजनक तरीके से, क्योंकि कभी ऐसी कल्पना नहीं थी कि जिसके पास अपना माता नेता नहीं, पिता नेता नहीं, कौन हमारी पैरवी करेगा। लोगों को कहीं ये भी लगता होगा कि चूंकि हमारी कार्यशैली थोड़ी मेरी तेज है, तो मैं बहुत हार्ड वर्कर हूँ, तो लोगों को ये भी लगता होगा कि ये ऐसा ना हो कि लीड कर जाए तो फिर हम लोगों का स्थान एक फुल हो जाए। इसलिए भी लोग मेरा कुछ उतना उस लेवल पे सपोर्ट नहीं करते थे, यहाँ तो खूब सपोर्ट करते थे। तो इसलिए भी मुझे आशंका थी कि मेरे बारे में कौन चर्चा करेगा, लेकिन धन्यवाद है नेतृत्व का कि मेरे जैसे व्यक्ति को टिकट दिया। और मैं जिस समय विधायक बना हूँ, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैं रात में जब फ्री होकर के रात में लेटा था, 2 बजे का समय था, तो मैं समझ ही नहीं पाया कि यार संगठन में अगर मुझको बताया जाए कि संगठन चलाना है और कुछ भी ना बताया जाए, तो मैं संगठन को बहुत अच्छी योजना के साथ, अपने विजन के साथ चला सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा मैं विधायक बन गया, मुझे यही नहीं पता कि विधायक करता क्या है, विधायक ने करना क्या है। मुझे बड़ी इसकी वो हुई। तो मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे सदन में जिनको मैंने गुरु माना, वो कमल रानी वरुण जी आज हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने मुझे सदन की कार्रवाई से अवगत कराया, व्यवस्था से अवगत कराया, नियमों से अवगत कराया, संवैधानिक पीठ की व्यवस्थाओं से अवगत कराया, और मुझे काफी कुछ उन्होंने आशीर्वाद दिया। तब मैं सदन में उनके दिए आशीर्वाद के कारण से और अपने क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से इतने कामों को लेकर के मुझे लगता है कि आज बड़ा काम अगर मैं ढूंढता हूं तो मुझे मेरी विधानसभा में मिलता नहीं। और बाकी सड़क नाली खड़ंजा तो मैं बहुत सारे बना देता हूं। पुलों को तो मैंने 7 पुल मैंने अपने विधानसभा में बनाए हैं। तो मुझे कोई भी काम असंभव नहीं लगता। उसका कारण ये भी है कि मैं अध्यक्ष रहा था। अध्यक्ष रहते हुए जितने आज मिनिस्टर्स हैं, मेरा ये सौभाग्य है कि उस समय मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिलता था। मैं जो उनसे आग्रह करता था, और जो हमारी पार्टी में व्यवस्था है, अध्यक्ष जो कहता है वो लोग सब पालन करते हैं, उस पीठ को सम्मान दिया जाता है। तो मैं उनसे जो कहता था वो करते थे। आज चांस की बात है कि वो मंत्री हैं और मैं विधायक हूँ। तो आज भी जो मैं उनसे आग्रह करता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि वो अध्यक्ष मानते हैं, और उस अध्यक्ष के नाते से ही मेरे वो जनता के काम कर देते हैं, जिस कारण से मुझे कोई काम असंभव नहीं लगता। मुझे लगता है कि सब काम मेरी रीच में है, मेरी पहुंच में है। मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं जनता के लिए कितना संवेदनशील हूँ। और मुझे लगता है कि मैं मानता हूं कि जनता ने आशीर्वाद देके मुझे संवैधानिक पीठ पे भेज दिया। अब मेरा कर्तव्य है, जनता ही मुझको केवल कोई बात बताए तब मैं चेतूं, इसका मतलब मैं जनता के लिए परफेक्ट नहीं हूँ। मैं क्यों नहीं सोच सकता, मैं क्यों नहीं सोचूं। मैं सोचूंगा कि जनता के लिए मुझे क्या करना है। मैं सड़क नाली खड़ंजा तो कॉमन चीज है, लाइट सीवर पानी ये सब तो कॉमन चीज है। अतिरिक्त क्या दिया। तो मैंने जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे सवेरे अपने घर पे जीतने के बाद पहली बार बुलाया, तो रात में मैं अपने संविधान को पढ़ रहा था जो मुझे शपथ के बाद मिला था। उसमें जैसे ही मैं पढ़ रहा था तो मैंने उसमें वो अंश पढ़ लिया जिसमें मेरे अधिकार थे कि मैं प्रधानमंत्री जी से या मुख्यमंत्री जी से राहत कोष से किसी गरीब आदमी को, जरूरतमंद आदमी को, उसकी जान जा रही है तो 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी उसकी जरूरत है उसको मैं दिला सकता हूँ। मैंने उतना ही अंश पकड़ा। और जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया तो मैंने कहा महाराज जी, और बातों के बाद मैं सार के रूप में बता रहा हूँ, मैंने कहा महाराज जी, मेरी विधानसभा क्षेत्र की एक सड़क, एक नाली जो बननी जरूरी है,
वो आप बाद में दे दीजिएगा, लेकिन अगर मैं किसी व्यक्ति की जान को बचाने के लिए पैसा लिखूं तो उसको सबसे पहले जारी करिएगा, क्योंकि पैसे के अभाव में गरीब आदमी की, जरूरतमंद की नर्सिंग होम में जान चली जाती है और नर्सिंग होम वाले पैसे के अभाव में उसका इलाज नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि मेरे इस विजन से, इस सोच से मुख्यमंत्री जी खुश हुए और आज हमारी सरकार, हमारे सारे मंत्रीगण जो भी मैं काम देता हूँ वो सारे काम करते हैं। जैसे मेरा मानना है कि मैं केवल वोट के लिए, जैसा मोदी जी, योगी जी करते हैं, हमारी पार्टी करती, हर काम हम केवल वोट के लिए नहीं करते। बहुत सारे काम हम अपनी संतुष्टि के लिए, और ईश्वर को हम क्या मुंह दिखाएंगे कि हमने इतनी ताकत जब जनता ने हमको दे दी तो हमने अपने उस पावर के कारण से जनता को अतिरिक्त क्या दिया। केवल सड़क नाली खड़ंजा बना दिया, यही काम करके दे दिया तो यही काम थोड़ी केवल पर्याप्त है, अतिरिक्त क्या दिया। तो मैंने नया नया प्रयोग करता हूँ मैं। उसमें मैंने जैसे देखा कि पानी के टैंकर लोगों के यहाँ जाते हैं, बेटियों की शादी होती है, गरीब आदमी के यहाँ शादी होती है, पानी का टैंकर ले जाता, बाहर से नीले रंग का बढ़िया सा पुता है, अंदर लोहे का जंग लगा हुआ है, अंदर तो पेंट हो नहीं सकता। और वो पता लगा बरसों से टैंकर चल रहे हैं, अंदर जंग लगा हुआ, कहीं भंडारा हो रहा है, कहीं किसी के यहाँ धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, किसी के यहाँ दुख सुख में टैंकर जा रहा है, पानी जा रहा है, और वो उसको बीमारी हो रही है। मैंने दूध के जो टैंकर होते हैं स्टेनलेस स्टील के, उन टैंकरों को दे करके और ये प्रयोग किया और बहुत सफल हुआ। आज उस टैंकर के पानी को पीकर किसी की सेहत नुकसान नहीं हो सकता, ये प्रयोग किया। दूसरा, मैंने डीप फ्रीजर दिए अपनी विधानसभा में, गुरुद्वारों में रखा है, चर्च में रखा है, 7 डीप फ्रीजर दिए हैं, जो अब लोगों को किसी के लिए अगर कोई जरूरत पड़े तो बर्फ खरीदने की जरूरत नहीं, निःशुल्क उसको डीप फ्रीजर मिल रहा है। मैं एक व्यक्ति के यहाँ गया था, उसके यहाँ डेथ हो गई थी दमोली क्षेत्र में, मेरी विधानसभा में है। मैं गया तो देखा, मैंने वो बच्चा रो रहा था और उसका बड़ा संकट देखा जब मुझको वहाँ कार्यकर्ताओं ने बताया कि ये अजीब उलझन में है, इसका पिता मर गया है, इसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल नहीं है, कुछ झोपड़ी में रहता था, और उसका संकट ये था, एक तो पिता का देहांत होने का दुख, दूसरा संकट था कि वो डेड बॉडी को घाट तक कैसे ले जाए, मतलब उसको चंदा मांगने की स्थिति आ गई थी। मैंने जब वो चीज को समझा तो मैं चुपचाप अपने ड्राइवर को पैसा दिया। मैंने कहा देखो, उस गरीब आदमी का भी सम्मान है, मैं दूंगा तो लोग देख लेंगे कि मैंने इसको पैसा दिया, तो उसका सम्मान जाएगा। तो मैंने कहा कि तुम चुपचाप दे दो, कहते विधायक जी ने दे दिया, तुम पहले ये सब करो फिर देखेंगे। उसको मैंने अंत्येष्टि का पूरा पैसा दे करके मैं आया, आके तुरंत ऑफिस में बैठा और मैंने प्रस्ताव बनाया और मैं तुरंत शासन में गया। उस प्रस्ताव को मैंने स्वीकृत कराया और अपनी निधि से एक निःशुल्क शव वाहन लोगों को दिया है, जिसमें 1 रुपया नहीं पड़ता और डेड बॉडी उनके घर से और घाट तक ले जाता है। तो ये काम करके हमको किसी की जान बचाकर, पैसा दिलाकर, मेडिकल सहायता करा करके, मुझे लगता है इससे मुझे बहुत पुण्य मिलता है। इतना ही नहीं, कोरोना के कालखंड में जब मुझे भी कोरोना हो गया, लोगों की सेवा करते करते 24-24 घंटे 14-14 रसोई हमने चलाई, लोगों को, गरीबों के यहाँ जा जाकर राशन बांटे, कपड़ा बदल बदल के रात में साधारण वेश में बिना कुर्ता पैजामा के लोगों को राशन बांटा, कि मतलब कोई शर्मसार ना हो कि हमको कोई दे रहा है, हाँ। उसको ये तो लगे कि सहायता है, लेकिन ये ना लगे कि भीख है, गिल्टी फील ना हो। तो इसलिए वो बचाते हुए, किसी का चेहरा बचाते हुए, दिन में मैं पूरी सर्चिंग करा लेता था और रात में बांटता था। वो सब बांटते बांटते मुझे भी कोरोना हो गया। 3.5 महीना मैं अस्पताल में रहा और मुंह से ब्लड आता था, बाउंड्री लाइन छू के लौटा, मुझे लगता था शायद वापसी नहीं होगी। टॉवेल आगे लगा रहता था और डॉक्टर को शाम तक उस वाइट टॉवेल को इसलिए चेंज करना होता था कि मुंह से बोलते खांसते खून के छींटे आते थे और खून के छींटों से सन जाता था, मतलब मुझे लगता नहीं था वापस आए। जब मेरी 3.5 महीने बाद वापसी हुई तो मैं आराम से जब बैठ करके सोच रहा था तो मुझे लगा कि शायद जो लोगों की मैं जान बचाने के लिए तत्पर रहता हूँ, जैसे मेरे आगे कोई आ जाए और अगर आप कहो कि एक सड़क बननी और ये कहें कि यहाँ पर हमारे व्यक्ति के लिए इलाज के लिए पैसा चाहिए, तो मैं आपको बैठा दूंगा कि आप बैठो, चाय पियो, आपकी बात मैं सुनूंगा। पहले उससे कहूँगा कि लाओ तुरंत एस्टिमेट लाओ, तुरंत जाऊँगा, आप खुद लेके फाइल जाता हूँ, मुख्यमंत्री जी से सैंक्शन कराता हूँ, उसको पैसा दिलवाता हूँ, फिर आपका काम करूँगा। मतलब कहने का कि इतनी प्रायोरिटी करने के बाद शायद उन लोगों की दुआओं ने मेरी जान बचाई और मैं दोबारा लोगों के सेवार्थ उपस्थित हूँ। मुझे लगता है ऐसा काम हमें करना चाहिए, क्योंकि प्रतिफल लोगों को इसी जीवन में मिलता है। जैसे लोग कहते हैं कफन में जेब नहीं होती, मैं दावे से कहता हूँ कफन में जेब होती है। आप उसमें पैसा नहीं ले जा सकते, भौतिक चीज नहीं ले जा सकते, गाड़ी घोड़ा नहीं ले जा सकते। आपको कफन में जेब दिखाई दी जाएगी, यदि आप पुण्य का अंश उसमें ले जाना चाहें तो कफन में जेब भी दिखेगी और लेके भी जा सकते हो आप, अच्छे कर्मों के साथ। अच्छे कर्मों के साथ। आपने एक बोला था तन मन धन, मैंने सबकी सेवा करी। तो आप जब धन की बात करते हैं, तब आप उस टाइम पे तो पॉलिटिशियन थे नहीं, तो आपका तब आपका बैकअप बिजनेस था या आपका क्या? हाँ, मैंने स्टडी और बिजनेस साथ साथ किया है। हाँ। बहुत डाउन टू अर्थ मैंने काम किया, मतलब यूं कह लें कि अपनी ही दुकान में लेबर बन के भी काम किया है। एजुकेशन और काम दोनों मैंने साथ साथ किया। मैंने 84-83 से जब मैं इंटर में था तब से मैं अपना काम साथ साथ प्रारंभ कर दिया था
और उसी के कारण मैं लगभग 30 से 32 साल से इनकम टैक्स पे ही हूँ। ओके। मैं बहुत मतलब मुझे लग रहा है मेरी आयु बहुत कम थी, उस समय से ही मैं इनकम टैक्स पे ही हूँ, तो मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती थी। मतलब अथाह भी नहीं था तो कम भी नहीं था। तो जो भी पार्टी कार्यक्रम होते थे, जो अध्यक्ष कहें भाई पार्टी, जैसे मैं अध्यक्ष रहता तो मैं भी लोगों से कि भैया आप चाय पिला दो, आप झंडे ला दो, आप माइक लगा दो, आप टेंट लगा दो, आप मंच बनवा दो, ऐसे सहयोग मैं भी लेता था। हाँ। पैसा नहीं लेता था लेकिन ये सहयोग लेता था। सबसे काम बांटती है। तो वही अध्यक्ष मुझसे भी लेते थे, पैसा नहीं लेते थे। हाँ। अरे यार मैं तानी आप माइक लगवा दो, मंच लगवा दो। तो मैं चूंकि साथ साथ अर्निंग करता था तो मुझे अध्यक्ष के आदेश में आनंद आता था कि यार मुझे चलो पार्टी के लिए मंच लगाने का सौभाग्य मिल गया, माइक लगाने का, झंडा लगाने का, भीड़ लाने का। तो मैं इसको बहुत अपना उत्साह से करता था। और जो हमारे नेता आते थे मंच लगा के मैं तैयार करता था। जब नेता आते थे तो हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ नीचे बैठते थे और उनकी देखो हमारे नेता आ रहे हैं, और अपना कारण ऊंचा करते थे कि देखो हमारे नेता खड़े हैं। उसका एक अलग आनंद था। तो वो ये कल्पना ही नहीं थी कि कभी पार्टी विधायक बना देगी। और विधायक बनाने के बाद भी आनंद फानंद में पहला चुनाव का बिल्कुल समय नहीं मिला। मेरी जनप्रतिनिधि के नाते से कोई छवि ही नहीं थी। मैं तो संगठन का व्यक्ति था। कार्यकर्ताओं ने जान लड़ा के मुझको चुनाव लड़ा दिया और उस समय 21,000 समथिंग वोटों से मैं जीता था। और जब लोगों ने मेरी 2.5 साल में कार्यशैली देखी और मेरे इन सब क्रियाकलापों को देखा, लोगों की मेडिकल में जान बचाना, ये सब करना, कनेक्टिविटी, मैं बहुत इजी अवेलेबिलिटी और इजी कनेक्टिविटी को अपना मूल मंत्र बना के रखता हूँ। मैंने ये भी प्रारंभ किया कि विधायक मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, विधायक मतलब बहुत साधारण चीज, क्योंकि मैं संगठन का व्यक्ति हूँ। तो मैं उस हाई फाई सिस्टम में अपने से दूर किसी को नहीं रख सकता, क्योंकि संगठन में जो व्यक्ति होता है उसकी भावना, मूल भावना ही सब कुछ जोड़ के चलने की होती है। ऐसी मैंने अपने क्षेत्र में पूरी एक एक गली, एक एक मोहल्ले में सीधे गरीब आदमी मुझसे जुड़ा, मेरा कुर्ता सीधे पकड़ता है, चाहे फल वाला हो, टैक्सी वाला हो, ऑटो वाला हो, ई रिक्शा वाला हो, कोई गरीब आदमी हो, झोपड़पट्टी वाला हो। किसी से आप मेरी विधानसभा में पूछ के देखो, आप कहो कि विधायक से मिलना है तो वो कह देगा कि चलो यार मैं मिला देता हूँ। कोई अप्रोच की जरूरत नहीं, सीधे आदमी आता है। ऑफिस मेरा 10 से 4 तक पब्लिक के लिए पूरी तरह खुला रहता है और उसको मैं लाइव टेलीकास्ट में अपने मोबाइल पे देखता रहता हूँ कि किसी को चाय मिली कि नहीं, इज्जत से बैठाला कि नहीं, प्यार से बात किया कि नहीं। क्योंकि मेरा मानना है कि हम चुनाव में वोट हाथ जोड़कर भी मांगते हैं, पैर छू कर भी मांगते हैं। अब उसने वोट दे दिया तो अब हम विधायक बन जाएंगे, हम विधायक हैं जी, चलिए खड़े होइए, रुक जाइए, अभी बात करते हैं। तो ये मुझे लगता है उचित नहीं। फिर ऐसे लोग जब चुनाव में जाते हैं तो वो केवल माफी मांगते घूमते हैं। और मुझे चुनाव में जब जाते हैं तो जनता कहती है अरे जाइए मैदानी जी, जाइए जाइए, आप जीत रहे हैं, आप जीत रहे हैं, आपको जिता रहे हैं, आपको वोट दे रहे हैं। तो बहुत इजी हंसते हुए मेरा चुनाव इसलिए होता है कि मैं डे 1 से कंटिन्यू 5 साल चुनाव लड़ता हूँ, इसलिए मेरा चुनाव बहुत इजी और जनता मेरा चुनाव लड़ती है। मेरा सौभाग्य ये है कि मेरी जनता ने मेरे दोनों चुनाव में मुझसे कोई वादा नहीं लिया। और ये सारे जितने काम मैंने कराए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने कोई वादा लिया हो तो मुझसे आके बताए। लेकिन ये भी कहना चाहता हूं आपके कि बिना वादा किसी ने लिए, उनके मन में जो भाव था काम का वो मैंने जमीन पर उतार दिया। और जमीन पर उतारते उतारते आप पार्कों को देखिए, आप तालाब देखिए। मैंने तालाब, मामा तालाब छुड़ा करके इतना ऐतिहासिक तालाब बना रहा हूँ कि वो तालाब आपको 16-17 जिले में नहीं मिलेगा। ऐसा तालाब बना करके लोगों को, बच्चों के लिए पर्यटन का स्थल बना रहा हूँ। पक्का तालाब देखिए मैंने क्या उसकी मॉडिफिकेशन कर दिया। कछुआ तालाब देखिए, रात 2:30 बजे रात मैं वहाँ जाता हूँ। ऐसे जहाँ से अगर खबर आ गई तो रात 2:30 बजे तक मैं जाता हूँ। और कछुआ तालाब देखिए, जिस तालाब के पास लोग बैठते नहीं थे, कछुए मरते थे, 100-100 साल पुराने कछुए मरते थे, मछलियाँ मरती थी, आज इतना उसको रमणीक बना दिया है कि लोग, गार्जियंस अपने बेटे बेटियों को पसंद कराने के लिए वहाँ पर बैठते हैं। कितना सुंदर वातावरण उनको दे दिया। शास्त्री नगर का सेंटर पार्क देखिए, सनेश्वर मंदिर की सड़क देखिए, पनकी के दोनों पुल देखिए, तात्या टोपे नगर की पुल देखिए। इतना ही नहीं, मैंने दादा नगर के पुल देखिए, नौरिया खेड़ा का पुल देखिए, दादा नगर का समानंद का पुल देखिए। मतलब मेरी विधानसभा में आप थक जाएंगे। आप, मेरा सौभाग्य है कि छठी मैया का सबसे बड़ा पूजन उत्तर प्रदेश का मेरी विधानसभा में होता है। और आप देखो, इससे पहले, मेरे विधायक रहने से पहले छठी मैया के पूजन के लिए लोग करते थे, लेकिन कोई ये ध्यान नहीं दे पाता था, या तो लोग कहते नहीं होंगे, जो भी कारण मैं नहीं जानता। घाटों को सफाई तक के लिए नहीं व्यवस्था होती थी। और मैं खुद महामंत्री था भारतीय जनता पार्टी का, माननीय कलराज जी आए थे और मैं धरने पे बैठा था सीटीआई पे कि नहर को साफ कराया जाए। घाट बनाना तो बहुत दूर की बात है, साफ कराया जाए। सरकार पता नहीं शायद मायावती की थी या मायावती जी की थी या मुलायम सिंह की थी उस पर। और मैं जब बना तो मैंने छठी मैया का परमापुर घाट दे करके आइए। पनकी में देखिए मैंने कितना दे दिया है। आप सीटीआई की पूरी नहर देखिए कितना बना दिया। आप रविदासपुरम जाइए, आप गुजैनी जाइए, कोई स्थल नहीं छोड़ा मैंने जो छठी मैया के पूजन को। क्योंकि मैं गोरखपुर से 11 किलोमीटर पहले सजनवा है, मैं वहाँ मस्करा इंटर कॉलेज में 4 साल पढ़ा और मुरारी इंटर कॉलेज सजनवा थाने के सामने है, उसमें मैं 2 साल पढ़ा।
तो मेरे वहाँ वो है राप्ती नदी, राप्ती नदी के तट पे है महावीर जूट मिल है, मस्करा जी का वो, उसमें हम लोग रहते थे। फादर का ट्रांसफ़र 6 साल के लिए हुआ था तो हम लोग गए थे। तो वहाँ पर छठी मैया के पूजन में जैसा देश वैसा भेष होता, हम लोग भी शामिल होते थे। मुझे क्या मालूम कि फिर मुझे छठी मैया अपनी ऐसी विधानसभा में बुला लेंगी जहाँ पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पूजा उनकी होती है। सेंट्रल पार्क में देखिए मैंने घाट बना दिया। मतलब मैंने फिर छठी मैया के आशीर्वाद से उनके चरणों में समर्पित करने का, उनके भक्तों को सुविधा देने का जो मुझे सौभाग्य छठी मैया ने दिया, मुझे लगता है ऐसा सौभाग्य पूरे उत्तर प्रदेश में छठी मैया ने दूसरे को शायद दिया हो। लेकिन मुझे छठी मैया ने बहुत आशीर्वाद दिया कि मुझे छठी मैया के पूजन में सुंदर व्यवस्था करने का अवसर मिलता है। और ये काम मैं अभी से करता हूँ। जैसे दीपावली के बाद छठी मैया पूजन आएगा, अभी से मैं वहाँ निरीक्षण कर रहा हूँ, अभी से योजना बना रहा हूँ, अभी से वहाँ पे जा रहा हूँ कि जो पिछली बार घाट बनाए वो कहीं टूट तो नहीं रहे, आगे मुझे कौन कौन से घाट बनाने उसकी सूचीबद्ध कर रहा हूँ, वहाँ से लोगों से राय ले रहा हूँ। पूजन होगा आज से 8 महीने बाद, 9 महीने बाद, और मैं अभी से काम। तो ये मेरा सौभाग्य केवल छठी मैया ने दिया है और मुझे गर्व है कि मैं छठी मैया का भक्त हूँ और छठी मैया ने मुझे ये आशीर्वाद दिया। मैं बाबा भोलेनाथ का भक्त हूँ, बाकी सभी इष्ट सभी देवी देवता हमारे ही हैं। और बेसिकली मैं उत्तराखंड से रहने वाला हूँ, लेकिन 7 साल की उम्र में सन 1952-53 की बात होगी, हमारे फादर वहां से कानपुर आ गए थे और नवाबगंज में बाई जी के क्वार्टर हैं दीनदयाल स्कूल के आगे। वहां पर उनको एक कमरा किसी जुगाड़ से किसी ने दिला दिया था। उस समय इतनी आपाधापी नहीं होती थी, बाई जी क्वार्टर बने तो दिला दिया। उन्होंने यहीं रह करके, उनके जो आई कार्ड है मेरे पास उसमें हलीम मुस्लिम का आई कार्ड है, SD कॉलेज का आई कार्ड है और DAV कॉलेज का आई कार्ड है। तो ये मैं मानता हूँ कि ये तीनों जगह इन्होंने पढ़ा और यही ट्यूशन करके अपनी शिक्षा पूरी की। शादी हुई यहीं, हम लोग फिर पैदा हुए और यहीं सासीनगर की लेबर कॉलोनी में जीवन के 42 वर्ष रह करके तमाम दुश्वारियों को झेलते हुए, तमाम अव्यवस्थाओं को झेलते हुए, कठिन परिस्थितियों से लोगों ने मुझे उत्तर प्रदेश के सदन में भेज दिया। आपने एक लेबर कॉलोनी का नाम लिया, आपका एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ था जब आपने बोला सारे जितने भी JCB वगैरह सब नहर में फेंकवा दूंगा। वो देखिए, मैं चूँकि मैं बहुत सामान्य परिवार से हूँ, बहुत एक उसके पीछे रीजन देखिए, मैं आपको तथ्यात्मक बताता हूँ। शास्त्री नगर के ऊंचा पार्क के सामने एक कमरे की कॉलोनी, हम 4 भाई बहन और माता पिता, एक कमरे और एक छोटा सा किचन। बरसात होती थी, लकड़ी के दरवाजे थे तो हम लोग नीचे कपड़ा लगा देते थे क्योंकि जमीन में गद्दा लगा के सोते थे कि पानी अंदर ना आ जाए तो भीग जाएगा गद्दा। तो इस परिस्थिति में रहते थे। माता जी कहती थी पहले बस्ता रखो, पढ़ने बाद में जाओगे, पहले 2 बाल्टी पानी हैंडपंप से भर के ऊपर चढ़ाओ तब जाओ। मतलब शिक्षा से पहले आवश्यकता बन गई कि पानी नहीं तो काम कैसे चले। तो इन परिस्थितियों को झेलते हुए बड़ी मुश्किल से हम लोग 1975 में राशन कार्ड में सीमेंट की बोरियां मिलती थी, 1 महीने में 5। फादर हमारे लाते थे साइकिल से, हम लोग कंधे पे चढ़ाते थे, लेबर बचाते थे। फिर 1 महीने में दीवार बनाई, 1 महीने में प्लास्टर किया, 1 महीने में लिंटर डाला, किसी तरीके से एक कमरा बनाया। आदमी, कहने का तात्पर्य मेरा कि इतनी मुश्किल से आदमी इस जीवन को व्यवस्थित करता है, जीवन की कमाई लगाता है, अपने पेट को काटता है और एक छत बनाता है, घर बनाता है। और कोई इंजीनियर आएगा और किसी के कहने पर, कोई भी व्यक्ति के कहने पर, किसी बड़े बड़े उसके कहने पर आप बुलडोजर लाओगे और गरीबों को घर गिरा दोगे। मैंने स्पष्ट किया, मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, मैंने कहा महाराज जी आपका आदेश नहीं कि आप किसी का घर गिराएं, माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, माननीय हाई कोर्ट का कोई डायरेक्शन नहीं। ये कौन होता है इंजीनियर जो बुलडोजर लेकर के आएगा और गरीबों के घर गिरा देगा। मैं जब मौके पर गया तो एक ओल्ड लेडी, बूढ़ी माँ, मेरी 82 वर्ष की बूढ़ी माँ होगी, वो एक नंगी बच्ची को गोद में लिए, बहुत गरीब, और 2.5 साल 2 साल की बच्ची होगी और रो रही है और अटैची हाथ में पकड़ के जा रही। मैंने कहा अम्मा कहाँ जा रही हो? क्या वो बुलडोजर, देखो नोटिस लगा, कल ये बुलडोजर ला रहे, गिरा देंगे, तो मैं अपना स्थान बदलने जा रही हूँ। बस उतने में मुझे अपने स्वभाव के विपरीत क्रोध आ गया। मैंने उसको फोन मिलाया तो उसने कहा कि सर वो कल बुलडोजर आएगा और ये तो गिराना है, ये तो अवैध है। बस मेरा आपा हो गया। मैंने कहा ती और तेरा बुलडोजर दोनों यहीं घुसेड़ दूंगा। कारण उसके पीछे, गुस्सा इसके पीछे कि भाई तुम कौन होते हो, कोई डायरेक्शन हो तो तुम करो, हम उस स्टेज पे बात करेंगे। कोई डायरेक्शन नहीं, तुम ऐसे ही किसी गरीब का घर गिरा दोगे, कोई वो गुंडा आ जाएगी, तुम अधिकारी हो गए हो तो इसका मतलब अब तुम बुलडोजर लेकर के। मैंने कहा बुलडोजर के आगे मैं खड़ा दिखाई दूंगा, पहले मेरे घर पे बुलडोजर चला देना, फिर वहां चलेगा, पहले मुझसे निपट लेना, फिर वहां बुलडोजर लेकर के आना। और उन गरीबों को रुका। अब आप कल्पना करो कि इससे वोट नहीं मिलता है, लेकिन कितना मुझे आत्मसंतुष्टि मिली कि मैं किसी गरीब के आंसू को रोक पाया। उसका पुण्य का वो अंश, क्या ये अंश मैं कफन की जेब में लेके नहीं जाऊंगा? बिल्कुल जाऊंगा। वो कफन की जेब मुझे दिखाई देगी और इस पुण्य के अंश को लेके जाऊंगा। तो जीवन में जब इस प्रकार की संवैधानिक ताकत मिले तो फिर हमको
जनता के हित में, गरीबों के हित में, जरूरतमंदों के हित में उसका पूरा पूरा प्रयोग करना ही चाहिए। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। आप 2027 के इलेक्शन जो आ रहा है 2027 वाला, आप उसको कैसे देखते हैं? अब मुझे लग रहा है जिस प्रकार से देश में प्रधानमंत्री जी और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, लोगों का विश्वास उन्होंने जीता है। पिछले लोकसभा में केवल झूठ बोलकर, छल करके संविधान बदल देंगे और ऐन वक्त में, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास उठा के देखिए और उसी इतिहास पर सपा चल रही है, केवल झूठ और नैरेटिव बना करके लोगों को भ्रमित कर ले गए और हम समझाने में सफल नहीं हुए कि संविधान बदलना होता तो मोदी जी 10 साल में संविधान बदल देते। जब 35 से हटा दिया, 370 हटा दिया, संविधान भी बदल देते। बदलना ही नहीं था, वो तो संविधान को ग्रंथ कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के को वो आदर्श मानते हुए, महापुरुष मानते हुए, उन्होंने उनके 5 तीर्थ स्थल बना दिए। जहां जहां उन्होंने रहे, इंग्लैंड से लेकर के और इंडिया तक, दिल्ली तक 5 तीर्थ स्थल बना दिए। मतलब इतना सम्मान दिया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को तो कांग्रेस ने हराने का काम किया, बार बार बेइज्जत करने का काम किया। कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के सदस्य न बन पाए, इसके लिए उन्होंने उनके ही पीए को कांग्रेस का टिकट देकर के और उनके विरोध में चुनाव लड़ा के उनको हरवा दिया। कांग्रेस ने तो उनके साथ ये काम किया, गद्दारी की, धोखा किया। और अब बता रहे हैं कि वो भीमराव अंबेडकर जी के नाम लेकर के और संविधान की पुस्तक को हाथ में लेकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस का इतिहास, ये समाजवादी पार्टी का इतिहास, जिसने मायावती जी को निर्वस्त्र करके, जैसा समाचार पत्रों में हम लोगों ने देखा, पढ़ा कि निर्वस्त्र करके और उनकी हत्या करने तक का पूरा कांड कर दिया था, गेस्ट हाउस कांड कर दिया था। ये दलितों के कहां से हितैषी होंगे? हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद और अंत्योदय देकर के ये प्रत्येक व्यक्ति का उदय होगा तभी भारत माता की जय होगी। तो हम तो उस पे चलते हैं, उसी पे मोदी जी चलते हैं कि भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर पूरे देश को चला रहे हैं। उसी संविधान को सरमाथे पर लगाकर वो धारा 35 से और 370 हटाए। उन्होंने तो ये कहा था कि भाई 370 वहां नहीं लगनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने नहीं माना, उनको दरकिनार कर दिया। कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू जी उनसे गुस्सा गए, उन्होंने उनको संविधान सभा में नहीं आने दिया। वो तो धन्यवाद है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, उन्होंने बंगाल से उनको लड़ा करके और सदन में भेज दिया। तो हमारे संस्थापक अध्यक्ष हैं, हमारे जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। तो हमारे अंदर दलितों के उत्थान के बगैर भारत माता की जय न हो पाने का संदेश है। इसलिए हम मोदी जी गरीबों को और दलितों को और मजबूरों को राशन भी दे रहे हैं, निःशुल्क आवास दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, फ्री वो शौचालय दे रहे हैं, फ्री 5 लाख का बीमा दे रहे हैं। ये इसीलिए दे रहे हैं कि उनके जीवन स्तर को यदि हम ऊंचा उठा देंगे। आज मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री विकसित मलिन बस्ती योजना देते हैं, जिसमें आप मलिन बस्ती के अंदर हम लोग सड़क, नाली, खड़ंजा, मतलब साफ सफाई, स्वच्छता ऐसी कराने की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे उनका जीवन स्तर बढ़े। जब हमारा मानना है, हमारे जो ग्रंथ में, हमारी पार्टी की जो विचारधारा है उसमें है कि जब हम गरीबों का, शोषितों का, पीड़ितों का, वंचितों का ठीक से उत्थान करके उनको बराबर की श्रेणी में ले आएंगे, तभी हम भारत माता की जय कर पाएंगे। इसीलिए मोदी जी ने 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य लिया। विकसित भारत मतलब फिर कोई गरीब नहीं होगा। तो इसमें उनका उत्थान करना बेहद आवश्यक है। इतनी दूरदर्शिता इन लोगों में नहीं है। इनमें यह है कि आज धोखा दो, सत्ता पालो, आज धोखा दो, सत्ता पालो, अपने लोगों का भ्रष्टाचार कराओ, अपना घर भरो, अपने भाई भतीजे को सीट पे बैठाओ, जनता को उसके हाल पर छोड़ दो। आप देखिए ना, कोरोना कालखंड आया, इस देश में हैजा भी आई है, चीचक आई है, तमाम लाशों के अंबार लग गए। कांग्रेस ने उस समय किसी पे ध्यान ही नहीं दिया और विदेशी सारे, पूरा विश्व समुदाय भारत को गरीब देश समझ करके कुछ टीके दे दिए अपने यहाँ सारे लगाने के बाद कि गरीब देश है, कुछ दे दो। कुछ आए तो पता लगा नेताओं ने लगा लिए, प्रभावशाली लोगों ने लगा लिए, क्योंकि यहाँ तो बन नहीं रहे, और उन्होंने अपनी जान बचा ली और लोगों को, गरीबों को मरने के लिए छोड़ दिया। दूसरी तरफ देखिए मोदी जी कि जब कोरोना की लहर आई तो अमेरिका जैसा देश, जो एडवांस टेक्नोलॉजी से भरा हुआ देश है, जिसको आर्थिक संपन्न देश है, वो जब स्वीकार कर ले एडवांस में कि कोरोना की लहर में मेरे 2 लाख लोग मरेंगे, सुना था ना आपने, टीवी चैनल में आया था सब। और उसके विपरीत भारत, मोदी जी पहले उन्होंने प्रकाश उत्सव किया, घंटा घड़ियाल बजाया, अपनी आवाज को आम जनता की आवाज से पहले उन्होंने मिलाया, और उसके बाद जब लॉकडाउन लगाया तो सारी जनता ने उनकी बात को मानते हुए लॉकडाउन का पालन किया, कोरोना पे विजय प्राप्त कर लिया। और उसी कालखंड में केवल कोरोना पे विजय नहीं प्राप्त किया, उसी कालखंड में उन्होंने वैज्ञानिकों के हौसले को बढ़ा करके और वैक्सीन का इजाद ही नहीं किया, बल्कि बहुत सारे सैकड़ों गरीब देशों को निःशुल्क वैक्सीनेशन दिया और देश के भी लोगों को निःशुल्क दोनों डोज उन्होंने यहाँ पे लगवाई। ऐसा किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा, किसी सरकार ने नहीं सोचा। योगी जी 12-12 बजे रात हम लोगों को डांट के भेजते थे, मतलब हम पता लगा 12 बजे भी भोजन बांट रहे हैं, उनका जाओ
सीधे पहले टोल प्लाजा, मुझे याद है 12 बजे रात फोन आया था कि टोल प्लाजा अकबर, ये 12 अकबर टोल प्लाजा पे जाओ, वहाँ पर देखो जाके कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके पैरों में चप्पल है कि नहीं, प्रशासन उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए किए है कि नहीं, कपड़ा दे रहा है कि नहीं, दवाई दे रहा है कि नहीं तो तुम लोग दो। और रात में 4 बजे उन्होंने कहा सवेरे इसका वीडियो बना के भेजो मुझे। ऐसे हमारे नेतृत्व काम करने वाले भेजा, मैंने व्यवस्था थी सर। लेकिन विषय ये कि नेतृत्व चिंता किस लेवल की कर रहा है, मोदी जी कहाँ तक सोच रहे हैं। लोगों को घरौनी बंटवाई उन्होंने, जो झगड़े होते थे आदमी के गांव में, प्रॉपर्टी बड़ा मकान है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं, आज उसने वैल्यू लेकर घरौनी बंटवाई तो वो लोन लेके अपना कोई डेयरी चला रहा है, कोई अपनी खेती बढ़ा रहा है, कोई अपना आय बढ़ा रहा है, लोग काम कर रहे हैं। तो ये सोचते कहाँ तक हैं ये देखो। अदरवाइज घरौनी ये सारी चीजें पहले सरकारें नहीं सोच सकती थी क्या? क्यों राजीव गांधी जी ने ये कहा, प्रधानमंत्री तो वो भी थे, क्यों स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा कि 1 रुपया चलता है और 15 पैसा पहुंचता है? अरे भैया, जब देश का एक प्रधानमंत्री मान लेगा 85% का भ्रष्टाचार हो रहा है तो देश की जनता रोने किसके आगे जाए, किससे रोए, जब प्रधानमंत्री खुद ही कह रहा है। और उसके विपरीत देखो आप, मोदी जी ने पहले अकाउंट खुला दिए, अब डीबीटी के माध्यम से 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया पहुंचता है, दलाली प्रक्रिया खत्म, लाइन संस्कृति खत्म। गैसों में लाइन लगती थी, लाइन बंद, राशनों पे लाइन लगती थी, लाइन बंद। सबको आप दे दिया कि आप उसमें थम इम्प्रेशन कीजिए और पूरे देश में कहीं पे राशन ले लीजिए। राशन कार्डों में 1,28,000 राशन कार्ड उत्तर प्रदेश में कैंसिल हुए, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में और उन लोगों में बटे हुए थे। और लोग करते क्या थे, 10 राशन कार्ड बनवा लिए और कोटेदार को दे दिया, उसका जितना राशन हो रहा आधा आधा पैसा बांट लिया। ये करते थे कि 1,28,000 योगी जी ने कैंसिल किया और गरीबों को राशन कार्ड दे दिया। जब तक गरीबों का, जरूरतमंदों का, शोषित पीड़ित वंचित वर्ग का उत्थान हम नहीं करेंगे, तब तक भारत माता की जय नहीं हो सकती। इस सिद्धांत पे मोदी जी चल के 2047 में वो करने जा रहे हैं, जिसके आधार पर भारत माता की जय होगी और हमारा डंका विश्व में बजेगा।